प्योरली मैथमेटिक्स का टॉपिक है बेटा, इसमें हम बस ये देख रहे हैं कि हमारे काम का कितना है, ठीक है। तो यही हमने कल भी बता दिया था आपको। अब उस हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन का हमें पता चला कि टू अ गिवन इनपुट इफ देयर इज अ यूनिक आउटपुट तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन। तो कल देखा था काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर गए थे कि देर इज सम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देर इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसकी वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यूज हम इसमें इनपुट एज एन इनपुट देंगे। और डिपेंडेंट क्या होगा, जो हमारे इनपुट पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो आउटपुट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा। तो एक एग्जांपल देखा था कि जितना हम डिस्प्लेस करेंगे उतना ही हमारे पास एनर्जी स्पेंड, जितनी एनर्जी खर्च होगी वो होगी। तो ये एक एग्जांपल था। देन हमने शिफ्ट किया स्लोप पे कि स्लोप क्या होता है। फिर आपको एक ग्रीन लाइन सेगमेंट दिखाया था कि एक एंगल थीटा पे है ये, और टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज कॉल्ड एज स्लोप। उसको निकाला था, दैट विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप होगा, स्लोप इज टेंजेंट थीटा। ये याद रखोगे कि स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये देख लिया था बेटा। फिर आपको बताया था कि इफ देयर इज ए कर्व्ड ग्राफ है या कर्व्ड सरफेस है या कर्व्ड क्या बोलते हैं उसको, कोई भी सेगमेंट है, तो उस पर अगर अपने को टेंजेंट निकालना है या उसके ऊपर हमें स्लोप निकालना है, तो वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइंड होगा, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो उस पॉइंट का हमें स्लोप मिल जाएगा। फिर वी वर लुकिंग एट सम ग्राफ्स ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। तो पहला था उसमें ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये मुझे दिख रहा है 2D स्ट्रेट लाइन, 2D में होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन है, आपको ये भी बताया था कि x और y की पावर में अगर 1 रहता है तो दिस मीन्स इट्स अ लीनियर फंक्शन। m इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज स्लोप। तो m हमें पता है कि m इज दिस, इसका टेंजेंट का थीटा होगा, थीटा का टेंजेंट होगा तो वो होगा स्लोप। अब देख लो इसमें, फिर हमने देखा था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी को देखा था कि c इज अ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है। अगर c की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये हमारा ग्राफ ऊपर की साइड शिफ्ट होता जाएगा, c की वैल्यू कम होगी तो नीचे की साइड शिफ्ट होता जाएगा। अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी तो ये इंक्लाइंड ऐसे बढ़ेगा, स्लोप की वैल्यू कम होगी तो इंक्लिनेशन कम होता जाएगा। ये सब देखा था। देन वी स्टडीड कि इसके दो स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं। अगर c जीरो है, c जीरो मतलब हमारा जो इंटरसेप्ट है y का दैट इज जीरो, y इंटरसेप्ट इज जीरो। तो ये बात हुई कि ये ओरिजिन से पास करने लगेगा हमारा ग्राफ। तो और उसके बाद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में अगर c जीरो हो जाता है तो c हट जाएगा यहाँ से, खाली y इक्वल्स टू एम एक्स बच जाएगा। अब y इक्वल्स टू एम एक्स है, ठीक है, तो इसका ये फिक्स हो गया कि यार ये जाएगा तो जीरो से। अब इसमें वेरी क्या कर सकता है m, अगर m बढ़ेगा यानी स्लोप बढ़ेगा तो ऐसे इंक्लिनेशन बढ़ सकता है, स्लोप कम होगा तो इंक्लिनेशन घट सकता है। दूसरा स्पेशल केस था कि c जीरो है और m की वैल्यू 1 है। m की वैल्यू 1 का मतलब है कि स्लोप की वैल्यू 1 है। दिस मींस टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हमारे पास होगी। तो ऐसे अगर ऐसे उसको ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था, c अगर जीरो है, m इक्वल्स टू 1 है, तो क्या होगा y इक्वल्स टू एक्स। जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ गया। तो ऐसे फंक्शन को हमने बोला दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। और उसका ग्राफ क्या देखा था, ये था भाई, जो भी इसमें वैल्यू जाएगी x की, y की, z की, उसके हिसाब से हमारा वेरिएशन आएगा। ठीक, तो ये हमने कल देख लिया था बेटा। अब देखो ये हमने कल देख लिया था। इसके बाद इनवर्स फंक्शन देखा था कि y की वैल्यू और x की वैल्यू के हिसाब से इनवर्सली वेरी कर रहा है तो ठीक है। फिर यहाँ पे x टेंड्स टू का मतलब देखा था कि टेंड्स टू का मतलब क्या है, एज x टेंड्स टू जीरो y टेंड्स टू इन्फिनिटी, कि जैसे जैसे हमारा x जीरो को अप्रोच करेगा y की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, ये चीज देखी थी। इसका उल्टा भी देखा था कि जैसे जैसे x इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे y हमारा जीरो को अप्रोच करेगा। पर कभी भी y जीरो नहीं हो सकता और कभी भी x जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर x जीरो हुआ तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 इज एन अनडिफाइंड फॉर्म, इसको ये कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू अ गिवन इनपुट, गिवन इनपुट क्या दिया हमने, x इक्वल्स टू जीरो, और आउटपुट क्या है, अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड आउटपुट्स आर नॉट अलाउड इन द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शंस की डेफिनेशन में होना चाहिए कि देयर शुड बी सम आउटपुट एज वेल एज दैट आउटपुट शुड बी अ यूनिक आउटपुट।
टू गिवन अ इनपुट देयर शुड बी अ यूनिक आउटपुट, तो आउटपुट भी होना चाहिए, तो डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए, बट 1/0 इज एन अनडिफाइंड फॉर्म, ये हमने देखी थी, दैट्स वाई 0 इज नॉट अलाउड। सो हम इसको लिमिट के हिसाब से ट्रीट करेंगे, एक्स जैसे जैसे 0 के पास जाएगा वाई इन्फिनिटी पे जाएगा, एक्स जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वाई 0 को अप्रोच करेगा, और ग्राफिकल इसका ये देख लिया था। फिर हमने देखा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो एक फंक्शन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, चाहे जो मर्जी इनपुट दे दो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो सच ए फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस। एक्सिस किसका एक्सिस, जो हमारा डिपेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स, तो एक्स के एक्सिस के पैरेलल रहेगा। कि मतलब ये गैप जो है ये हमेशा फिक्स रहेगा, जो मर्जी आप वैल्यूज दो। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का स्लोप भी 0 होगा, कांस्टेंट फंक्शन का स्लोप भी 0 होगा। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था, तो c वाज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब y इक्वल्स टू एम एक्स में m 0 कर दो, फिर x की कोई भी वैल्यू डालो, ये पार्ट हमेशा 0 रहेगा, यानी कि इसमें हमारे पास क्या है, अगर ये y इक्वल्स टू सी आता है तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 0, स्लोप 0 है। अब वो दिख भी रहा है भाई, इंक्लिनेशन 0 हो गया ना, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इंक्लिनेशन 0 मतलब टेंजेंट ऑफ 0 इज 0, तो 0 डिग्री है और स्लोप 0 है, ये देख लिया था। देन वी शिफ्टेड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये हमने देखा क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि पावर 2 में आ गई अब, तो अब इसमें क्या हो सकता था, मैंने आपको बताया था कि दो पॉसिबिलिटीज है कि बनेगा पैराबोला। ठीक है, अब वो पैराबोला कैसे बनेगा, उसका मुंह किस साइड खुला खुला होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, या एक कोई इंक्लाइंड एक्सिस पे भी पैराबोला ऐसे बन सकता है, या फिर ये बहुत चौड़े मुंह वाला बनेगा या फिर बहुत पतले मुंह वाला बनेगा, वो सब डिपेंड करेगा ए बी और सी की वैल्यूज पे, ए बी और सी की वैल्यूज पे। तो वो हम डिस्कस करेंगे जब इनका यूजेज आएगा तभी, है ना, अभी के लिए कंफ्यूजन नहीं बनाएंगे, ये कल हमने हो गया था। फिर हमने देखा दो डिफरेंट फंक्शंस थे, ये अब हमें यहां से कंटिन्यू करना है कि एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, अब डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, पहले ये बताओ। डिस्कस हुआ था ई टू द पावर एक्स, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आम बोलचाल में ई टू द पावर एक्स को सबसे पहले अगर एक्सपोनेंशियल की बात आती है तो ई टू द पावर एक्स हम लिख देते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज है बेस और दूसरा है एक्सपोनेंट। बेस क्या है बेटा, ई, ई इज बेस और एक्स इज एक्सपोनेंट। जो पावर में है वो एक्सपोनेंट है, जिसकी पावर में है वो बेस है। अब एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई, क्या ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक बेस है, बेस क्या है इसका, एक्स है, और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट वाई है। तो एक्स की पावर वाई इज ए जनरल फॉर्म ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें बेस 10 भी हम डिस्कस करते हैं, कई बार बेस 10 भी होता है, बेस 10, 10 टू द पावर एक्स। अब एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ 10 टू द पावर एक्स, यानी कि एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, किसका, 10 का, और उसकी पावर में एक्स है। तो मान लो मैं एफ ऑफ 1 निकालने लगूं तो क्या आएगा, 10, 10 की पावर एक्स है तो 1, भाई 1 इनपुट दिया एक्स को तो 1 ही इधर लगाएंगे लेफ्ट साइड में, 1 ही उसमें आगे लिख देंगे, तो 10 टू द पावर 1 किया तो 10 आया। एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 10 टू द पावर 2 यानी कि 100 आएगा। एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वेरिएशन निकालते हैं। अब ये देखो कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी पहले 10 था फिर सीधा 10 टाइम्स हो गया फिर अगला 10 टाइम्स हो गया, यानी जो उसका एक्सपोनेंट होगा उस हिसाब से बढ़ता चलेगा। यहाँ पे सपोज करो एक वैल्यू 1 थी तो ये 10 था इसका वेरिएशन, फिर 2 पे आए तो 100 टाइम्स, 3 पे आए तो 1000 टाइम्स। अभी ये स्केल इसका इतना इमेजिन नहीं है कि भाई ये इतना है तो ये 10 टाइम्स इधर तक होगा। और ये अगर वैसे एक्चुअल में देखोगे, ये तो हमने गैप इसका दे दिया, एक्चुअल में देखोगे तो ये अभी तो इससे एक्सपोनेंट 10 नहीं है, इसका एक्सपोनेंट 1 या 2 ही होगा, यहाँ से आए ये 2 की पावर एक्स का होगा, हो सकता है यहाँ पे जितना था उससे डबल 2 पे गए तो हो गया, तो इनकी जो ऊंचाई थी वो डबल हो गई जैसे ही आप 1 से 2 पे शिफ्ट हुए, है ना।
4 टाइम्स हो जाएगी, फिर जब 3 पे जाओगे तो ये कहीं ऊपर जाके इधर 4 टाइम्स हो जाएगी, यहाँ तक चले जाओगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसे इतना इसका स्टीप इंक्रीज आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में, हमेशा बहुत फास्ट इंक्रीज आता है। और वो किस पे डिपेंड करता है? बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, यानी कि 2 है या 10 है, जितने टाइम गुना हो जाएगा वो। तो सच फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब देखो, हमें एक्सपोनेंशियल पता चला कि ठीक है सर, एक्स टू द पावर वाई आपने बोला कि इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसमें बेस एक्स है और वाई एक्सपोनेंट है। तो जितनी जितनी वाई की वैल्यू बढ़ाते जाओगे या जितनी जितनी बेस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, उस हिसाब से फंक्शन का स्टीपनेस कम या ज्यादा होता चला जाएगा। इस फंक्शन का जस्ट उल्टा होता है लोगैरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के उल्टा होता है लोगैरिथमिक फंक्शन। इसको हम फील करने के लिए आपको ये बताएंगे कि सपोज करो एफ ऑफ एक्स इज log ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें बेस होगा, मान लो मैं आपको ई बेस का बोल देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज log ई बेस एक्स। तो इसका मतलब देखो, अब आपको समझने के लिए एक मतलब ये हो सकता है कि ई की पावर कितना करूं मैं, ई की पावर में क्या लिखूं कि मेरा आंसर आ जाए एक्स, वही इसका आंसर होगा एफ एक्स का। तो ई की पावर में एफ एक्स अगर करूंगा तो मेरा आंसर आएगा एक्स। तो अब मैं बताओ, अगर मैं आपको लिख देता हूं कि एफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर 1 है, तो log बेस ई 1, log बेस ई ई टू द पावर 1। तो ये क्या आएगा, ई की पावर कितना करूं कि एक्स आ जाए, ई की पावर कितना करूं कि मेरा आंसर आ जाए। छोड़ो, दोबारा लिखते हैं, समझ नहीं आएगा नहीं। तो log बेस ई, और यहाँ पे जो वैल्यू है ई टू द पावर 2 लिख दिया मैंने। मैं ई ई यानी कि जो इसका बेस है उसको कितनी पावर में ले जाऊं कि मेरा ये आंसर आ जाए। भाई बेस की पावर 2 कर दूंगा, अगर मैं बेस की पावर 2 कर दूंगा, बेस क्या है ई, इसकी पावर 2 कर दूंगा तो ई टू द पावर 2 के बराबर आ जाएगा ना ये। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर आएगा 2। लोग को फील करने का तरीका है, जो लोग के अंदर वैल्यू दी है ये कब आएगी, जब इसके पावर में क्या लिखें, तो ई के पावर में 2 लिख दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। जब ई बेस के पावर में ये लिख दूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। देखो, एक और ले लो, log बेस ई, और इसको ले लो 2.718 इज इक्वल टू व्हाट। अब मैं log के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो इसका बेस है, बेस को पकड़ो, बेस पकड़ लिया, ई है, इस बेस की पावर में क्या कर दूं, पावर में क्या लिख दूं कि मेरा आंसर आएगा ये, जो इसके अंदर इनपुट में लिखा हुआ है। तो बेस ई है, ई की पावर क्या लिखूं, ई की पावर क्या लिखूं कि आंसर आए 2.718। इसका दूसरा तरीका फील करने का ये है और ये क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड आउट करना है। तो ई की पावर में क्या लिखूं कि 2.718 आए। ई अपने आप में ही 2.718 होता है बेटा, तो ई की पावर यानी ई की पावर में 1 लिख दूं तो 2.718 आता है। क्यों? क्योंकि ई की पावर 1 ई के बराबर होगा, और ई क्या होता है 2.718। तो ऐसे फील कर सकते हो इसको कि ई की पावर 1 लिखूं तो दिस विल बी 1, ई की पावर 1 लिखूंगा तो 2.718 आएगा। ये ऐसे फील करो इसको। अब बेस के टर्म्स में लिख रहे हो तो ई की पावर 10 लोग 10 बेस 100 लिखता हूँ, तो 10 की पावर में मैं क्या लिखूं कि मेरा आंसर 100 आ जाए। फील करो, 10 की पावर में 2 लिखूंगा तो 100 आंसर आएगा। भाई 10 है, उसकी पावर 2 लिखता हूँ तो 100 आएगा, तो इसका आंसर 2 है ये। तो लोग ऐसे फील कर सकते हो। लोग जस्ट उल्टा फंक्शन होता है, आप बेस वेरी करते रहो, ये करते रहो, तो आपका लोगरिथमिक ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, चलो अब जो समझ आया अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। log और ई बस कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है वो याद रख लेना कि एक्सपोनेंट होता है ई टू द पावर एक्स, इसके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है वो भी देख लेना, ई टू द पावर एक्स है। और दूसरा ये याद रख लो कि log बेस ई, अगर ई करूं तो 1 आता है। या फिर ये एक चीज ये है कि ई टू द पावर log, ई टू द पावर log ई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, log से ई का कैंसिल आउट हो जाता है, बस ये याद रखो। अब स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्री को। टिग्नोमेट्री आपने देखा था कि हम लोग क्या डिस्कस करते थे, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए जिसमें एक उसका है जो एंगल है दैट शुड बी 90 डिग्री। अब इसमें एक थीटा एंगल है, दिख रहा है आपको, इस थीटा के हिसाब से हम इसकी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक तो यूज होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो अपोजिट, अपोजिट ऑफ व्हाट? थीटा, थीटा के जस्ट अपोजिट होगा, है थीटा के जस्ट एडजेसेंट, ये थीटा है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाली साइड क्या है? ये। तो एडजेसेंट वाली साइड को बेस बोलते हैं और अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप लोग ये तो सबको आता होगा कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर वाज द अपोजिट साइड ऑफ थीटा, तो अपोजिट लिख दिया डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो पी बाय एच। कोस थीटा हो गया एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा इज अपोजिट डिवाइडेड बाय एस एडजेसेंट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज है। तो पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी। तो टेंजेंट थीटा, साइन थीटा और कोसाइन थीटा हमें यहाँ से मिल गए। अब इन ये जैसे जैसे मेरा थीटा वेरी करेगा, थीटा कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 और 360 डिग्री तक जा सकता है ये थीटा। पर यहाँ से आया इधर से 0 डिग्री और ये घूम के पूरा इधर ही दोबारा आ सकता है 360 डिग्री। तो 0 से 360 डिग्री तक थीटा की लिमिट है, 0 से 360 डिग्री तक की थीटा की लिमिट है। अब देखो, अब आपको ये पता चल गया फॉर्मूला। इन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करते टाइम, इन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करते टाइम हम लोगों ने ये टेबल बनाई। ठीक है, ये सबको याद होगी कि साइन थीटा 0 पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45, 60, 90। तो ये तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग रटे रखते हैं इतने पार्ट को, इसके को ये तो सबको एक्सपेक्टेड है कि ये तो रटना ही पड़ेगा, इससे कम में काम चलेगा नहीं। तो जितना ही रेड के बीच में आया इतना तो सबको रटना पड़ेगा। अच्छी बात तब हो जाएगी कि आप ये इसको भी रट लो, इस वाले को भी रट लो, येलो वाले को भी। तो फिर क्या है कि आपको एक कंसिडरेबल आपको पता रहेगा कि यार कि 180 पे क्या है, 270 पे क्या है और 360 पे क्या है। तो यहाँ से आप देख के इसको रट लेंगे, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इनका लॉजिक क्या है कि सर ये वैल्यूज कहाँ से आई? तो कोई अलग लॉजिक नहीं है बेटा, ऐसे ही आएगी। थीटा है, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज, इसके बेसिस पे वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक, अब इनके अलावा 3-4 फॉर्मूले और हैं, ये तो खैर अगली स्लाइड पे मैं डिस्कस कर दूंगा कि साइन थीटा का माइनस साइन और कोसाइन कैसे आ रहा है। बट 3 फॉर्मूले अलग से हैं, ये आपको याद करने हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या फिर इसको दूसरे टर्म्स में बोलते हैं थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर का जो थीटा है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो तीसरा फॉर्मूला ये है, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो 3 चीज ये हो गई, ये आप इसको याद कर लेंगे, ये याद करना जरूरी है। और इसके अलावा जैसे अब कुछ लिमिटेड वैल्यूज तो आपको पता चल गई कि थीटा पे क्या है, इस पे क्या है, ये सब पता चल गया, यहाँ से इस टेबल से रट लोगे। इसके अलावा आपको कुछ एक वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बोला था 37 डिग्री या 53 डिग्री पे क्या आएंगी, वो भी बहुत सारी वैल्यूज रिपीट होती हैं, तो उसके लिए एक तरीका बता देता हूँ रटने का, वो देख लो। अब 90 डिग्री एंगल तो आपको पता है बेटा, है ना, 90 डिग्री होगा ये एक इधर। अब इसके अलावा कुछ कॉमन एंगल्स होंगे, या तो ये 30 डिग्री साइन 30 की बात होगी या 60 डिग्री की। तो ऐसे ट्राइंगल में जिसमें 30 और 60 होता है, ये तो आपने रट ली वैल्यूज। अगर नहीं रट पा रहे हो तो ये याद रखो कि जो एक साइड होगी 1, एक साइड होगी 2 और एक होगी √3। ये साइड्स के हिसाब से याद रख लो, फिर साइन थीटा निकालना बहुत आसान है। और जो बच्चा ये कर पाएगा वो रट भी पाएगा, मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा ये कर लेगा वो रट भी लेगा आराम से। साइन थीटा निकालोगे तो 1/√3, साइन 30 क्या होता है 1/√3। √3 नहीं होगा यार, ये कुछ और होगा, एक सेकंड, 1/√2 होगा ये। नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है इसमें, एक सेकंड। साइन थीटा, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2, है ना, 1/2 है ना, 1/2 होता है। तो सही है बेटा, ये ठीक है, ये गलत मैं सोच गया था, ये 1/2। साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और उस हिसाब से कोस 30 निकालोगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो ये सब चीजें आप कर लोगे। दूसरा हो सकता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक तो 90 डिग्री है,
और ये दो एंगल बराबर हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो ऐसे में क्या होगा, 1 1 और √2, इस रेशियो में हमारी साइड्स होंगी। और इनसे तो चलो ये तो आपको वैल्यूज टेबल से भी मिल रही है, जो ऊपर टेबल था इससे भी मिल रही है। बट अगर 37 की बात आ रही है और 53 की आ रही है, तो ये वाला आप ध्यान जरूर रख लेंगे। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 37 डिग्री है और दूसरा एंगल 53 डिग्री है और ये 90 है, तो यहां से आपको साइन 30 कोस 30 साइन 53 कोस 53 मिल सकता है। अगर आप ये याद रख लो कि जो ये ट्राइंगल बनेगा 53 37 डिग्री वाला, उसमें साइड्स हैं वो 3 4 और 5 होंगी, 3 4 और 5। तो 3 है एक साइड, दूसरी 4 है, तीसरी 5 है। इस रेशियो में हमारी साइड्स होंगी ऐसे ट्राइंगल में जिसमें साइन ऑफ 37 और 53 डिग्री की बात है। तो अब देखो 37 डिग्री का साइन निकालना है मुझे, इतना इजी हो जाएगा। वैसे देखोगे क्वेश्चन में आ गया कि साइन 37 डिग्री निकालना है, तो धुआं हो जाएगी कि यार धुआं हो गया, कुछ नहीं समझ आ रहा, कैसे निकालूं 37 डिग्री पे, ये तो मैंने रटा भी नहीं। बस जिस बच्चे ने ये रट लिया कि 3 4 और 5 है, तो अब मुझे बताओ साइन ऑफ 37 डिग्री क्या होगा। ये 37 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा 3/5। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 0.6 आ रही है, हो गया सीधा साइन 37। कोस 37 निकालना हो तो बताओ, 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 0.8 हो गया। सिमिलरली 53 डिग्री वाला निकालना है, 53 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो साइन ऑफ 53 डिग्री 3/4। 4 अपॉन साइन, साइन बेटा साइन, साइन के लिए साइन 53 कर रहे हैं ना, 53 के अपोजिट वाली तो ये साइड है ना। हाँ तो इसके ये क्या हुआ 4/5 यानी 0.8। और कोसाइन ऑफ 53 डिग्री, कोस निकाल रहे हैं तो इसके एडजेसेंट 53 वाले के एडजेसेंट ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5, तो 0.6। तो आपको सारी की सारी वैल्यूज मिल गई, साइन 37 मिला 0.6, कोस 37 मिला 0.8, साइन 53 0.8 और ये 0.6, ये सारी मिल गई। क्यों? क्योंकि आपने ये रट लिया कि ऐसे ट्राइंगल में जो साइड्स होंगी वो 3 4 और 5 होगा। बस इतना याद रख लो और ये चीज याद भी आ जाएगी एग्जाम में कि 37 और 53 वाले में 3 होता है 4 होता है और 5 होता है, बस। तो ऐसे आपको वैल्यूज याद रह जाएंगे। अब आती है बात टिग्नोमेट्री में कि क्वाड्रिलेट, ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट। हाँ, क्वाड्रेंट के अंदर कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन या कौन सी रेशियोज पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं, तो ये याद करने के लिए एक और रूल होता है। देखो पहले तो बताओ मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, कि कौन ए। सा, ए है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ए, जिसमें थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी करे, 0 से 90 डिग्री तक जिसमें जाए वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 जाए वो होता है सेकंड, और जिसमें 180 180 से से 270 जाए वो थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बचा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो थीटा का वेरिएशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थीटा का वेरिएशन देख लो सब लोग कि 0 डिग्री और 360 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री ये एक जगह पे लाई करता है, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करके घूम के वापस यहीं आ गए। तो 0 बोल लो या इसको, या एक कंप्लीट सर्कल बोल लो 360 डिग्री, तो ये क्लैरिटी रखो। दूसरा 90 डिग्री आपको दिख रहा है कि जस्ट वर्टिकली जो ऊपर की साइड है ये 90 है, ये 180 है और ये 270 डिग्री है। इसके बेसिस पे हम 4 क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इनको साफ साफ लिख लेते हैं एक बार, फिर देखेंगे रूल क्या है। ए हो गया या फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब इसको याद रखने का तरीका है कि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस श्रृंखला में इस सीक्वेंस में चलेंगे। तो क्या होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे हम पहले स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, आफ्टर स्कूल वी गो टू कॉलेज, तो ASTC, ASTC। आफ्टर का ऑल। ए, आफ्टर का ए उठाया, दिस मीन्स ऑल द थ्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। साइन भी पॉजिटिव रहेगा, कॉस भी पॉजिटिव रहेगा और टेंजेंट भी पॉजिटिव रहेगा। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब ओनली साइन पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। अब साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा तो 1/sin थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, जो कि कोसिकेंट थीटा होता है। फिर थर्ड में टू, टू का टी उठाया, यानी कि टेंजेंट थीटा पॉजिटिव रहेगा। टेंजेंट का उल्टा होता है 1/टेंजेंट थीटा, दैट इज कोटेंजेंट। 1/tan थीटा होता है कोट थीटा, तो ये भी यहाँ पॉजिटिव रहेगा।
और लास्ट वाला बचा कोलिज का सी, तो या कोस थीटा या फिर कोस थीटा का उल्टा, तो हाँ ऑल सिल्वर टी कप्स, तो ये सही है। तो यानी कि कोस थीटा सीकेंड थीटा ये भी पॉजिटिव होगा। तो आपको याद रखने का तरीका ये है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जिसको इस तरीके से याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो किसी जैसे एक बच्चे ने डाला है चैट बॉक्स में, तो अगर आपने उस तरीके से रट रखा है तो वो भी सही तरीका है, बट ध्यान रहना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियोज पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे हम लोगों को फॉर्मूलाज जो होते हैं कि यानी हमें मुझे आपको मान लो कि बोलता हूँ कि साइन 90 प्लस समथिंग क्या होगा या उससे नेगेटिव क्या होगा, वो अगले स्लाइड पे डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बार पहले एक बार मुझे बताओ कि साइन ऑफ जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में? 90 डिग्री जो है एंगल, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है कि सेकंड में करता है? फर्स्ट। सेकंड। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि फर्स्ट में लाई करता है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सेकंड में लाई करता है। ठीक है, हाँ देखो एक बच्चे ने बोल दिया सेकंड भी बोल दिया, साथ साथ में फर्स्ट भी बोल दिया। ठीक है, तो अब देखो कि ना तो ये फर्स्ट में लाई करता है ना ये सेकंड में लाई करता है, सपोज ये एक एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं बोलता हूँ कि 90 से थोड़ा सा छोटा, 90 से थोड़ा सा छोटा एक एंगल है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट तो में। फर्स्ट। अब बात क्लियरिटी की तरफ आ गई कि 90 से थोड़ा सा छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, हमारा ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है। और 90 से थोड़ा सा बड़ा एंगल है तो वो हल्का सा बड़ा है, तो वो सेकंड। सेकंड में लाई सेकंड। करेगा। ठीक है, तो इसी को लिखने का तरीका है कि अगर मतलब 90 माइनस सम एंगल थीटा, 90 माइनस सम एंगल थीटा विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर ये बोलूं कि 90 प्लस सम एंगल थीटा विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये मैंने 90 के हिसाब से किया, अब यही चीज मैं 180 के हिसाब से भी कर सकता हूँ कि 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस सम एंगल थीटा विल लाई इन सेकंड, है सेकंड ना? और क्वाड्रेंट। 180 में थोड़ा सा एंगल एक ऐड कर दूं थीटा, तो दैट विल लाई इन द ये नीचे वाला थर्ड में। अब यहाँ 270 के हिसाब से करूँ 270 प्लस थीटा, तो दैट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और इधर लिखूं 270 माइनस थीटा, तो दैट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, और इसी हिसाब से लिखता हूँ 360 के बेसिस पे या जीरो के बेसिस पे, तो जीरो प्लस थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर 360 डिग्री प्लस थीटा इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर ये लिख दूं जीरो माइनस थीटा, ये हो गया फोर्थ में, या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा, ये भी फोर्थ में। तो आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस को पकड़ के उसमें प्लस या माइनस थोड़ा थोड़ा एंगल करोगे तो आपको क्वाड्रेंट का आइडिया लग जाएगा। फिर ये पता चल जाएगी कि रेशियो का साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेशियो का साइन चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी कहानी अगले स्लाइड पे लिखी हुई है, तो इसको अभी मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, ध्यान से सुनना। अब मेरे को ये बताओ बच्चों कि इफ आई आस्क कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो पहले ये देखो कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताओ। पॉजिटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, और अगर मान लो यही बात मैं कोस के लिए बोलता, कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि केवल साइन पॉजिटिव है और उसके अलावा बाकी के पास सारे नेगेटिव है। तो कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे कोस क्या है? नेगेटिव है बेटा। साइन ओनली साइन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ भाई? ओनली साइन पॉजिटिव का मतलब हुआ कि कोस और टेंजेंट दोनों नेगेटिव हैं, सिर्फ साइन पॉजिटिव है। दिस मीन्स अगर कोस ऑफ 90 प्लस थीटा लिख रहा हूँ, दिस मीन्स माइनस ऑफ कोस थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो गया उसका। तो अब ये सारी की सारी कहानी अगले पेज पे लिखी है, बस ये बताना था आपको। देखो अब साइन फंक्शन इज पॉजिटिव कहा गया, ये देखो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखते हैं, ये वाला पहला क्वाड्रेंट दिख रहा है सर, कौन सा है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का। ठीक है,
अब 90 यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करके ए लिख दिया बेटा, 90 माइनस ए होगा, ठीक है भाई, 90 से थोड़ा सा छोटा, या फिर 360 प्लस ए यानी कि 360 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली क्वाड्रेंट नंबर 1। अब देखो क्वाड्रेंट नंबर 1 का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो 360 में एक थीटा ऐड कर दिया तो साइन थीटा पॉजिटिव आ गया, 360 में कोस में ऐड कर दिया तो भी कोस पॉजिटिव आया, 10 में ऐड किया तो 10 भी पॉजिटिव आया, ठीक है, इसी हिसाब से। और नेगेटिव किया 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि 90 से माइनस ए कर लो या फिर 360 प्लस ए कर लो तो सेम बात है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अच्छा हाँ बेटा, एक गलती हो गई हमारे से पिछले इसमें, यहाँ पे हम लोग 90 का बेस ले रहे थे, तो 90 के बेस में हमने वो चेंज भी करना चाहिए था, जैसे साइन 90 प्लस थीटा में आपको बता रहा था, तो चेंज होगा 90 में, जब ये चेंज होगा तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ठीक है, मतलब कोस होगा तो साइन आएगा, साइन आएगा तो कोस होगा, प्लस वाले में तो फिर भी ठीक है, माइनस में चेंज होता है। हाँ कहाँ थे, यहाँ थे, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों देखो, अगर प्लॉट करोगे ना आप इन फंक्शंस को, तो एक तो जीरो पे जीरो होता है साइन फंक्शन तो ऐसे, और दूसरा क्या होता है, जीरो पे मैक्सिमम होता है, तो ये ऐसे उल्टा चलते रहते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए इनकी वैल्यूज 90, जब 90 एंगल की बात करते हैं तो ये वाली वैल्यूज एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट करती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं कई बार, 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा। वही के वही अगर आप ये देखो कि 180 में हम लोग 180 पे बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे, तो अगर 180 में कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, थोड़ा सा प्लस करेंगे तो थर्ड में आ गए, तो यहाँ पे देख लो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 180 माइनस कोस, तो साइन आपको पता चल जाएगा कि 90 के साथ डील कर रहे हो तो बस साइन का कोस कर दो, कोस का साइन कर दो, अदरवाइज ये पॉजिटिव नेगेटिव आपका डिसाइड कहाँ से होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से। या फिर एक बच्चे ने और भी बताया था कि सिल्वर का कुछ बताया था, ऑल सिल्वर टी कप्स, है ना, ऑल सिल्वर टी कप्स, तो वही है ASTC। तो इस हिसाब से आप लोग साइन और ये सब चेंज कर सकते हो, बस जब 90 साथ में हो, 90 के साथ स्पेशल ध्यान रखना है कि कोस और साइन में चेंज आ जाएगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइन 90 माइनस थीटा इट विल बी कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्यों, क्योंकि बेटा ये वैल्यू ऐसे वेरी करती है जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसको एक बार ढंग से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, अब आती है बात यहाँ पे अगले पेज पे, टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज होंगे टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जिनमें साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर साइन ऑफ ए माइनस बी देख रहे हैं तो ऊपर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, क्या, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक। ऐसी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा, ऐसी टेन ए प्लस बी का होगा, तो 6 फॉर्मूले तो ये हो गए, 2 + 2 + 2, 6 ये याद करो। फिर 2 डबल एंगल यानी हाफ एंगल या डबल एंगल कुछ भी बोल लो, साइन ऑफ 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ऐसे कर लो, बस याद आप ये रख लो, बस एक ये वाला खाली याद रख लो, बाकी हो जाएगा। टेंजेंट ऑफ 2 थीटा 2 टेन थीटा -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो कोस 2a था, कोस 2 थीटा है, उसको ये याद रख लो कि इट विल बी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी वाले जो दो फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, यानी कि यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, यानी कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब सर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस सर स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा -1 और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और अगर कोस को यहाँ से रिप्लेस कर दोगे तो इसके उल्टे वाला ये आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बस ये अगर याद है तो दूसरे वाले फॉर्मूले निकाल सकते हो आप, तो ये वाली बेयर मिनिमम लिस्ट है तो आपको याद रखनी है। तो वी विल बी यूजिंग दीज फॉर्मूलाज व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, जैसे जैसे हम इनकी रिक्वायरमेंट आएगी कहीं भी तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए।
तो अब ये थी कहानी ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, 4-5 स्लाइड ही हमने, ज्यादा दिक्कत भी नहीं करी पैदा, जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन बताओ भाई, अब तुम बताओ, मेरा मुंह दुख गया बिल्कुल बोलते बोलते। बताओ व्हाट इज डिफरेंशिएशन, हैंड रेज करो बेटा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? देखो इसकी डेफिनेशन है, ये पढ़ो, कौन पढ़ेगा? हाँ लीना आप पढ़ो बेटा। Sir, it means the rate of change of one quantity with respect to another. देखो व्हाट इज डिफरेंशिएशन, अगर हम ये देखते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो हमने देखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका रेट ऑफ चेंज दूसरे यानी कि डिपेंडेंट डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट। तो वही चीजें आ रही है यार बार बार। देखो डी वाई बाई अगर डी एक्स लिखता हूं मैं, डिफरेंशिएशन को देखते हैं तो यही लिखते हैं ना सबसे पहले बात, कि डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स को, इफ आई चेंज एक्स विद सम फाइनाइट स्मॉल वैल्यू, तो वाई की वैल्यू में करस्पॉन्डिंग चेंजेस क्या आएंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन। अगर एक्स की वैल्यू में थोड़े चेंजेस कर रहा हूं तो वाई की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स के बारे में बात, बेटा थोड़ा पहले छोड़ देंगे आज, आपको लग रहा है मुझे 10 मिनट पहले छोड़ना पड़ेगा, मेरा गला दुखने लग गया यार बहुत ज्यादा। आज मैं टैबलेट लेके पढ़ा रहा था, लग रहा था पढ़ा पाऊंगा, बट अभी फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि गड़बड़ होगी। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन खाली डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक दो फॉर्मूला, फिर देखते हैं क्या रहता है। अगर मन किया तो हो पाया तो हो जाएगा, नहीं तो दुखने लगा तो हम पहले छोड़ देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जैसे लीना ने बताया कि इट इज द रेट ऑफ चेंज। जब हम रेट ऑफ चेंज यानी कि हम चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, इफ सम फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट्स, यानी कि डिफरेंशिएशन में लिखा हमने डी वाई बाई डी एक्स। अब इसकी इस डेफिनेशन का बात ये आई, इसकी इसका मतलब ये है मैथमेटिकली जो मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, कि एक्स की वैल्यू में मैं एक फाइनाइट चेंज कर रहा हूं अपनी मर्जी से, उस चेंज के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कितनी चेंज होगी, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, है ना। मान लो काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी वाज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट क्या था, इंडिपेंडेंट था बेटा मास या वेलोसिटी। अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं ऑलरेडी कि मास इज 10 kg, कि जिस ब्लॉक को मैं मूव करा रहा हूं उसका जो मास है वो 10 kg है, ठीक है, तो इसमें वैल्यू को पुट कर दूंगा 1/2 इंटू 10 एंड टाइम्स वी स्क्वायर। तो अब ये क्या हुआ, 5v² हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5v²। अब मुझे फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। अब मैं क्या करूंगा, डी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि वेलोसिटी की वैल्यू में सम फाइनाइट चेंज इंड्यूस करूंगा मैं, कि वेलोसिटी की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करूंगा। सपोज करो v1 एक वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और मैंने चेंज किया उसको v2 तक ले गया जिसको बोल दिया 2 मीटर पर सेकेंड, तो अब वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 2 - 1, भाई डेल्टा v वेलोसिटी में जो चेंज है दैट विल बी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो 2 - 1 1 आ गया। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस चेंज काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंस आएगा, वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डी के ही निकालता हूं मैं, वो क्या होगा बेटा, वैल्यूज पुट कर दो खाली। काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगी, 5 × 1 का स्क्वायर 5 आ गई, और काइनेटिक एनर्जी 2, ये क्या आएगा, 5 × 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 × 5 दैट इज 20। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी 20 - 5 दैट इज 15। तो अब अगर मैं निकालता हूं डी के ई बाई डी वी एट वी इक्वल्स टू 1 या 2, 1 से 2 के बीच में है ना, तो इसकी वैल्यू कुछ भी लिख लो, या तो 1 +
2/2 लिख दो, इसकी एवरेज वैल्यू लिख लो अगर एक वैल्यू लिखनी है, अदरवाइज लिखनी है v एज v चेंजेस फ्रॉम 1 to 2, तो हम लोग इसको लिखते हैं फ्रॉम v इक्वल्स टू 1 to v इक्वल्स टू 2। तो ये क्या वैल्यू आएगी, दैट विल बी नथिंग बट 20 माइनस 5 दैट इज 15। तो ये चेंज किस में आया बेटा, चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में। और किसकी वैल्यू चेंज करी हमने, वेलोसिटी की। जब वेलोसिटी की वैल्यूज में हम एक फाइनाइट चेंज इंड्यूस करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। तो अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा ये भी पूरा नहीं हुआ, हमने क्या किया है 15 डाला ना, नीचे हमें ये 1 से भी डिवाइड करना था, अब 1 था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, बट चेंज इन वेलोसिटी क्या है 2 माइनस 1, तो 1 आएगा, तो ये 1 है। तो 15/1 या फिर 15/2 माइनस 1, वो हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम v1 to v2, यानी कि v इक्वल टू 1 से v इक्वल टू 2 तक जब चेंज हो। तो ये रेट हमारा अलग अलग भी हो सकता है एट ए गिवन वैल्यू। अब इसको ग्राफिकली भी दिखाएंगे जब आपको सोल्व कराएंगे M1D में, कि चेंज जब हो रहा है तो बस ये जो हल्की फुल्की बातें मैं आपको बोल रहा हूँ इनको याद रखना दिमाग में कि कुछ कुछ बातें ऐसी हुई थी। इतना भरी काफी है मुझे, इतना बस थोड़ा सा याद रख लोगे तो मैं आपको कोरिलेट कर पाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी बात हुई डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनपुट्स। अब इसी को हम चेंज कर सकते हैं अदर रिस्पेक्ट में। देखो बेसिक फॉर्मूला देखो और इसके हिसाब से अब कुछ कुछ जनरल फॉर्म्स होंगी रेट ऑफ चेंज निकालने की। तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो यही है कि हम लोग वैल्यूज डालें और चेंज करके देखें, लेकिन हमने क्या किया है कि क्योंकि मैथमेटिकली चीजें कम्प्लेक्स होती जाती है तो वी हैव डिराइव्ड सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। हमने नहीं, मतलब मैथमेटिशियंस ने, कि भैया ये लिस्ट है इसको रट लो ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। नहीं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आप लिस्ट भी न रटो तो भी कर सकते हो, बट हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता, तो इट्स अ बेटर थिंग कि हम ये चीजें याद करके जाएं, रिमेंबर करके जाएं। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है d/dx ऑफ x टू द पावर n। अगर x की पावर में n है, x की पावर में n का मतलब हुआ कि x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, x की पावर 4 हो गया, x की पावर n हो गया, कुछ भी होगा। तो अगर मुझे इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, भाई f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया मैंने। अब आई नीड टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इटसेल्फ। तो क्या करेंगे, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कैसे निकालूंगा, आई विल पुट दिस पावर आगे और x की पावर जो ऊपर है उसको 2 है, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि n विल कम हेयर और ऊपर जो पावर थी वो 1 माइनस हो जाएगी, n-1। तो ये क्या है, शॉर्टकट तरीका है, इसको डिराइव किया जा सकता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला कहीं से आया है, टपका है कहीं से, किसी ने बता दिया, नहीं। दिस फॉर्मूला हैज बीन वेल डिराइव्ड और इसके प्रूफ्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आपकी मैथमेटिक्स की बुक में ही होगा शायद इसका प्रूफ, तो वो आप देख सकते हो। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से ये चीजें डिराइव हो सकती। जिन बच्चों को वो चैप्टर अच्छा होगा, शायद PMI बोलते हैं, और मैं नाम बोल रहा हूँ, एक बार देख भी लूंगा मैं। कोई बच्चा याद दिलाएगा जिसमें हम लोग डेरिवेशन के फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज निकालते थे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन, हाँ हाँ, PMI होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं, शायद ऐसा ही है बेटा, अभी भी मेरे को भरोसा नहीं हो रहा अपने ऊपर, शायद यही है ना। चैप्टर कंफर्म करो कोई बच्चा, PMI में ही करते थे ना बेटा डिफरेंशिएट, यस ये सर। फॉर्मूलाज जो निकाल, यस हाँ। सर। तो PMI में हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सब चीजें डिराइव करते हैं। तो वो उस चैप्टर का स्कोप है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये क्यों आया, वहां पे आप इसको लर्न कर चुके हो, है ना। नहीं करे तो आप देखना वहां पे इसका प्रूफ होगा। बट क्विक एक्शन यानी सही रिजल्ट फास्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सब छोटे छोटे फॉर्मूलाज को रट लेंगे और इनके बेसिस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करके देख लेंगे, ताकि हम इसको फास्ट तरीके से कर पाए। अदरवाइज तो सेम प्रिंसिपल है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नीचे वाली वैल्यू में डालो, उसके करस्पॉन्डिंग जो ऊपर में आएगा दैट इज द डिफरेंशिएशन। अब देखो ये कैलकुलेटर है, दिख रहा है आपको, गायब भी कर दे रहा है यार, ये कैलकुलेटर दिख रहा है ना। यस। इस कैलकुलेटर की मदद से मैं कितनी भी कम्प्लेक्स वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बट उसका आंसर आएगा न्यूमेरिकल आंसर। क्या करूंगा मैं, मान लो मुझे एक फंक्शन दिया, मान लो f(x),
एफ एक्स दे दिया एक्स टू द पावर 3 और ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स की पावर ई, ऐसा कुछ भी करते चले गया। तो अभी एक बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल डिसाइड सम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू 1.00 ले लिया मैंने, दूसरा ले लिया x1 ले लिया, x2 इक्वल्स टू 1.001। तो इन दोनों वैल्यूज पे 1.000 और 1.001, इन दोनों पे मैं इस कैलकुलेटर की मदद से दोनों वैल्यूज निकाल लूंगा, ठीक है। उनको डिवाइड कर लूंगा, जैसे कैसे निकालूंगा, f ऑफ 1.000 ये निकाल लिया। अब क्या करूंगा, x की वैल्यू है 1.000, तो 1 की पावर 3, e की पावर 1 और 1 की पावर e, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ये तो 1 की पावर 3 तो 1 आएगी, e की पावर 1 क्या आएगी 2.718 आएगा, और 1 की पावर e यानी 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा, तो दिस विल बी 2.718। दूसरी वैल्यू निकालूंगा 1.001 पे, ये क्या होगा 1.001 की पावर 3, e की पावर 1.001 और 1 की पावर 1.001 की पावर e। तो ये सारी की सारी ये वैल्यू मैं कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लूंगा, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी। फिर क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ये डिफरेंशिएशन, जो ये वैल्यू आएगी, मान लो ये 3 पॉइंट समथिंग आ गई, 3.002 आ गई 21, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सब्ट्रैक्ट 3.0021 इसमें से 2.718 माइनस करूंगा, और जो मैंने चेंज इंड्यूस किया था एक्स की वैल्यू में, क्या किया था 1.001 माइनस 1.000, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की वैल्यू है ये। भाई वैल्यू करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दो, और डिपेंडेंट की में जो चेंज आए उस चेंज को डिवाइड कर दो द चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो वही तो डिफरेंशिएशन है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई की वैल्यू में जो चेंज आया उसको डिवाइड किया एक्स की वैल्यू में जो चेंज हमने डाला था, दैट इज डिफरेंशिएशन का खेल यही खत्म, इतना ही खेल है। और ये डी वाई बाई डी एक्स भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स भी क्या है बेटा, देखो वापिस ले जाता हूँ आपको स्लोप की कहानी पे, जहां पे हमने स्लोप स्टार्ट किया था। ये देखो यहाँ पे डी वाई क्या है, चेंज इन वाई क्या है बेटा, दिस परपेंडिकुलर। भाई चेंज इन वाई क्या है, वाई की फाइनल वैल्यू माइनस वाई की इनिशियल वैल्यू, तो परपेंडिकुलर था। और एक्स क्या है, एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू, तो दैट वाज नथिंग बट स्लोप। भाई टेंजेंट थीटा था, स्लोप था, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो ये भी तो डिफरेंशिएशन को वो कर रहा है कि स्लोप क्या बताता है, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। स्लोप ज्यादा, देखो स्लोप इधर है, अगर इससे कम स्लोप करूंगा मैं, इससे कम स्लोप की लाइन ऐसे ड्रॉ की, तो इसका मतलब हुआ कि करस्पॉन्डिंग टू सम चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, थोड़ा चेंज आएगा। अगर ये स्लोप स्टीप होगा तो एक्स की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी और वाई की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज को स्लोप भी बताता है, वही चीज डिफरेंशिएशन में आके यहाँ कंक्लूड हो जाती है कि डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, ठीक। अब हमने देख लिया ये, अब x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आता है n x टू द पावर n माइनस 1, ये याद रखोगे, इसके बेसिस पे एक्स स्क्वायर का निकालोगे तो क्या हुआ, 2 आगे आ गया n x की पावर n माइनस 1 2 की पावर माइनस 1 2 x की पावर 1 इक्वल टू 2x, ऐसे कर लोगे। तो इसको अटेम्प्ट करके देख लेंगे सब बच्चे। अब डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, रेट ऑफ चेंज, कांस्टेंट का ग्राफ क्या था, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या था, कांस्टेंट फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, तो ये गैप था वो के बराबर था कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ में, था कि नहीं था बेटा, सो गए सब लोग, Yes, sir. है ना। तबीयत बेटा मेरी खराब है, आपकी नहीं है, यस बोलो सब, जिनकी है वो मत बोलना। के एफ के इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू के, तो ये क्या था, कांस्टेंट फंक्शन था। तो ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है, भाई जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज आ रहा है क्या, एक्स की वैल्यू चेंज करने पे उसमें चेंज क्या है, जीरो। एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स उसकी वैल्यू के है, तो अब एक्स की वैल्यू 1 रखो चाहे 2 रखो, के ही रहेगा। तो k1 मान, इस पॉइंट पे मान लो, मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ येलो लाइन से डिफाइन करके, एक ये लिया x1, एक दूसरा लिया ये x2। तो मुझे बताओ एफ एक्स की वैल्यू x2 पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, k के बराबर, यहाँ पे कितनी है x1 के बराबर, यहाँ भी k के बराबर है। तो चेंज इन एफ एक्स, चेंज इन एफ एक्स क्या आया, k माइनस के, और x में चेंज क्या था, x2 माइनस x1।
तो k माइनस के तो जीरो है, जीरो माइनस समथिंग x2 माइनस x1, तो क्या ये जीरो ही रहेगा? तो दिस मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, that will always be zero, and that is nothing but derivative of a constant function is a zero value, हमेशा जीरो रहेगा। क्यों? जब चीज कांस्टेंट होगी तो उसमें चेंज ही नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज की तो बात ही भूल जाओ। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. जब कोई चेंज, तो इसके एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है, फोर एग्जांपल, मान लो फोर फोर ले लिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फोर क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, जीरो। तो जीरो आ गया। अब ये एक्स की पावर जीरो, फोर इक्वल्स टू फोर इंटू वन, कितने बच्चे एग्री करते हैं इससे? फोर इक्वल्स टू, भाई फोर है, फोर को मैंने लिख दिया फोर इंटू वन, सही है? ठीक बात Yes, है, sir. ठीक बात है। अब एक बात बताओ, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो ले लो, वाई की पावर जीरो ले लो, जिस मर्जी की पावर जीरो ले लो, ये आपको पता है कि वो वन होता है Yes, sir. है ना? Yes, वो होता है वन। तो क्या मैं इसको फोर इंटू वन को ये भी लिख सकता हूँ फोर इंटू एक्स टू द पावर जीरो? भाई वन लिख दिया, बिकॉज एक्स टू द पावर Yes, जीरो sir. इक्वल्स टू वन। तो इसको आप कोरिलेट दूसरे वाली चीज से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ एक्स की पावर जीरो था, तो एक्स की पावर जीरो है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो भाई कुछ नहीं, वन आ जाएगा, बात खत्म। जीरो इंटू फोर इंटू एक्स की पावर जीरो माइनस वन, तो माइनस वन आ गया, तो ये आ गया, खत्म। ठीक, भाई जीरो एक्स टू द पावर माइनस वन क्या हुआ? जीरो डिवाइडेड बाई एक्स, तो जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं, इसके बाद कल पढ़ेंगे बेटा, ये सब खत्म करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर ये नोट्स आप रट लेंगे, ठीक है? Okay, sir. Bye, sir. अरे रुक जाओ, रुको रुको, अभी मेरा गला दुख गया यार, आज आज तुम्हारे को एक भी क्वेश्चन नहीं दिया ना।